सभी आई होप्स आप सभी अच्छे होंगे। आज से मैं इस चैनल पर टीजीटी एसएसटी कैंडिडेट के लिए एमसीक्यूज़ सीरीज़ लेकर आई हूँ जो DSSB, KVS, EMRS और NVS सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं। आज मैं फ्रांसीसी क्रांति के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। अगर आपने ये वीडियोस अच्छी तरह से देख ली तो गारंटी दे रही हूँ इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक बार आप NCERT 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति को रीड करोगे, फिर ये एमसीक्यूज़ पर आओगे तो आप इजीली कर पाओगे। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ हैं और जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में वो हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा था लुई 16 जो कि बूर्बो वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्तिल को जब्त करने की प्रमुख तिथि क्या थी? बास्तिल को जब्त करने की जो तिथि थी वो 14 जुलाई 1789 थी। फ्रांस की समाज व्यवस्था किस संख्या में या स्टेट में विभाजित थी? तो आपको पता है कि फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित थी, जिसमें था एक तो था पादरी और दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरे में आते थे तीसरे वर्ग में आम जनता आती थी। ठीक है, तो ये 3 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लर्जी और नोबिलिटी पुजारी एवं कुलीन जो थे उनको कौन से विशेषाधिकार प्राप्त थे? कर मुक्तता यानी उनको कर में विशेषाधिकार प्राप्त था, न्याय में विशेषाधिकार, भूमि का अधिकार या उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो पुजारी और कुलीन वर्ग था, जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग था, उनको ये विशेषाधिकार प्राप्त थे कि उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और जो भी न्याय व्यवस्था थी उसमें भी उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे और भूमि का अधिकार भी था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में गणराज्य की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो गणराज्य की जो घोषणा हुई थी फ्रांस में वो हुई थी 1792 में। 1792 में क्या हुआ था कि फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट कब फ्रांस का सम्राट बना? तो नेपोलियन जो बना था फ्रांस का सम्राट वो 1804 में बना था। फ्रेंड्स, इसने नेपोलियन अपने आप को सम्राट घोषित किया था 1904 में। वैसे ये सत्ता में जो आया था वो 1799 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा लुई 16 को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो इसको जनवरी में दी गई थी, जनवरी में 1793 में। और ये डेट जो थी 21 जनवरी थी, 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं हम मूलभूत कारण क्या थे फ्रांसीसी क्रांति के और घटनाएं कैसे हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? वो धार्मिक असहिष्णुता थी या सामाजिक असमानता और कर प्रणाली थी या विदेशी आक्रमण या औद्योगिक क्रांति? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक असमानता और कर प्रणाली। यानी जो फ्रांस था वो सामाजिक वर्गों में विभाजित था और यहाँ पर कर व्यवस्था थी जो कि सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड स्टेट था उसी को पे करनी पड़ती थी, उसी को क्या करना पड़ता था? पे करना पड़ता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे वर्ग यानी थर्ड जो स्टेट था उसमें कौन कौन आते थे? पुजारी और कुलीन आते थे, किसान और मजदूर और मध्य वर्ग आता था या सैनिक और। तो इसमें ऑप्शन है बी, किसान आते थे, मजदूर आते थे और मध्यम वर्ग जो था वो आता था थर्ड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में टाइल क्या था? टाइल आयकर था या भूमि कर था या व्यापार कर था या सैनिक कर? तो इसमें ये जो टाइल था वो भूमि कर था और इस जो कि थर्ड स्टेट के लोग हैं जो पे करते थे टाइल को। और एक होता है टाइद, टाइद यहाँ ल है और यहाँ पर द है। ल जहाँ आता है वो भूमि कर था, टाइद जो था वो धार्मिक कर था। और ये दोनों ही कर जो और एक कर लगता था नमक कर। और टाइल जो है ये प्रत्यक्ष कर था। कैसा था? ये प्रत्यक्ष कर था। और टाइद जो था वो अप्रत्यक्ष कर था। तो यहाँ पर धार्मिक कर जो टाइद था और भूमि कर हो गया यहाँ पर टाइल। तो ये थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रांसीसी क्रांति से पहले कौन सा शासन था? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे पहले शासन जो था फ्रांस पर, वो पुरानी व्यवस्था थी। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर पुरानी व्यवस्था थी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे पहले जो शासन चल रहा था वो पुरानी व्यवस्था से चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन कब पारित की गई थी? मैन यानी पुरुष और नागरिक अधिकार की घोषणा कब पारित की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स 26 अगस्त 1789 को। राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? तो आप सबको पता है कि नेशनल असेंबली का गठन 20 जून 1789 को हो गया था। टेनिस कोर्ट शपथ का मुख्य उद्देश्य क्या था? जब टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि संविधान बन जाए और राजेशाही को सीमित करना, यानी कि एक संविधान बनाया जाए और राजेशाही है जो उसके राजेशाही है उसके अधिकारों को सीमित कर देना। इसलिए वहाँ पर जो थर्ड स्टेट के जो भी प्रतिनिधि वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे उन्होंने ये शपथ ली टेनिस कोर्ट में कि संविधान बनेगा और राजेशाही है जो उसको सीमित किया जाएगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये क्रांति जारी रहेगी। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो ये जैकोबिन क्लब है, इसका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोबेस्पियर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? इसके शासनकाल को कहा जाता है आतंक का शासन, क्योंकि ये जब आया था सत्ता में तो ये बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी इसने कि हम फ्रांस में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है, ये भी वही चीज़ करने लग गया जो कि लुई 16 कर रहा था। इसने क्या किया कि जो राजनेता होते थे या इसके खिलाफ जो भी बोलने वाले होते थे तो उसको क्या है गिलोटिन पर ये चढ़वा देता था, यानी उनको फांसी की सजा दिलवा देता था। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन एक सर काटने का यंत्र था कि यानी जिसको भी फांसी दी जाती थी तो उसको दो तख्त दो साइडों में लकड़ी के बने हुए होते, बीच में उसका सर रख के उसको काट दिया जाता था। ये एक टाइप की मशीन थी गिलोटिन। बाद की घटनाएं और परिणाम देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ था और परिणाम क्या हुआ था। फ्रांस को गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो ये 1792 में फ्रांस को क्या है गणराज्य घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 को कब मृत्युदंड मिला था? तो लुई 16 को जो मृत्युदंड मिला था वो 1793 में मिला था, और ये 21 जनवरी को कब मिला था? 21 जनवरी को, ठीक है, 21 जनवरी 1793 को क्या है लुई 16 को मृत्युदंड दे दिया गया था। दी डायरेक्टरी शासन कब? डायरेक्टरी का जो शासन है वो कब आया था? तो ये आया था 1795 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता कब संभाली? तो ये सत्ता संभाली थी उसने 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की अंतिम हार कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वाटरलू में। और कब? ये 1815 में वाटरलू की लड़ाई में ये हार जाता है नेपोलियन। तब से इसकी सत्ता को समाप्त कर दिया जाता है। और इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में दोबारा से बूर्बो राजवंश का शासन हो जाता है और दोबारा से राजतंत्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? ये जो लिखी थी पुस्तक व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट यानी तीसरा स्टेट क्या है? तो ये जो आबे सिएज ने लिखी थी ये वाली बुक, और ये बुक नहीं थी, एक पुस्तिका थी, यानी एक पैम्पलेट थी। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक जो लिखी थी वो रूसो ने लिखी थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का नारा किसने दिया था? किसका नारा था? वो फ्रांसीसी क्रांति का था या अमेरिका क्रांति का था या रूसी क्रांति? तो ये लिबर्टी इक्वलिटी यानी समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, ये जो नारा था वो फ्रांसीसी क्रांति का था। और ये DSSB में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं करा रही हूँ। इसमें से क्रांति के दौरान फ्रांस की रानी कौन थी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये लेकिन ये इस तरीके से नहीं आया था, ये आया था कि लुई 16 की महारानी का क्या नाम था, यानी उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो मैरी एंटोइनेट है जो फ्रांस की रानी का नाम था। इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सांस क्लोट्स शब्द का क्या अर्थ है? इसमें सांस क्लोट्स जो होता है वो एक गैर कुलीन श्रमिक वर्ग होता है ये, ठीक है, एक श्रमिक वर्ग होता है जो कुलीन नहीं था, उसको सांस क्लोथ्स कहते हैं। इसका जो अर्थ होता था वो होता था बिना घुटनने वाला। क्या होता था? बिना घुटनने वाला।
देखो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। सौ कौलात क्या है? ये बिना घुटनने वाला इसका अर्थ है। और जो सौ कुलौत पुरुष जो होते थे वो लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक होती थी। तो ये हो गया गैर कुलीन श्रमिक वर्ग था सौकुलौत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की जनसंख्या का कौन सा वर्ग सबसे अधिक कर देता था? तो सबको पता है कि जो फ्रांस में कर दिया जाता था, केवल और केवल तीसरा वर्ग है जो वही टैक्स को पे करता था। बाकी के जो पादरी वर्ग हैं और कुलीन वर्ग हैं ये कर को पे नहीं करते थे। इवन जो पादरी वर्ग है वो तो तीसरे वर्ग से टाइद कर और लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से पहले की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो बहुत समृद्ध था, स्थिर था, या दिवाली और संकटग्रस्त था, या व्यापारिक था? तो आपको पता है ये दिवाली और संकटग्रस्त था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे 12 लिबरे का कर्ज ऑलरेडी था पहले से। वो किसके कारण था? कि इसने बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, युद्ध के चलते हुए इस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, और अपने राजमहल में जो शानो शौकत थी उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर इसको क्या हुआ, कर्ज हो गया था। तो ये दिवालिया था और संकटग्रस्त था। राजा लुई 16 के वित्त मंत्री का क्या नाम था? तो वित्त मंत्री का जो नाम था वो था टर्गो। वित्त मंत्री का नाम क्या था? टर्गो था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? तो एस्टेट जनरल की बैठक जो बुलाई गई थी वो 5 मई 1789। यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की स्टार्टिंग होती है। ये एस्टेट जनरल जो प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई जाती थी, ये नए करों के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी। पहले क्या होता था प्राचीन राजतंत्र में कि सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, तो इसके लिए उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई और नए करों के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो क्या हुआ कि एस्टेट जनरल है जो इसकी अंतिम बैठक जो हुई थी 1614 में हुई थी, जब से वही कर व्यवस्था चली आ रही थी। फिर इसने नए कर लागू करने के लिए 5 मई 1789 को प्रतिनिधि सभा बुलाई, और जिसके लिए पहले और दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधि आए थे, और तीसरे स्टेट से जो आए थे वो 600 प्रतिनिधि आए थे। इसने जो तीसरे स्टेट की कुछ शर्तें थी कि ये चीज़ माननी चाहिए, लेकिन वो लुई 16 ने नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ कि वहीं से ये क्रांति की स्टार्टिंग हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं बोलूँगी, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आप एक बार इस चैप्टर को रीड करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। फ्रांसीसी समाज में कुल कितने वर्ग थे? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है 3 वर्ग थे, पादरी, कुलीन और तृतीय स्टेट। तीसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आपको पता है किसान, व्यापारी और जो बुद्धिजीवी थे उसने तीसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है बास्तिल क्या था? बास्तिल क्या था? राजा का महल था, राजनीतिक कैदियों का किला था, या संसद भवन या चर्च था? तो ये जो था ये राजनीतिक कैदियों का किला था। यहाँ पर एक जेल थी, और यहाँ पर जो निरंकुश राजा था लुई 16 वो यहाँ पर कैदियों को जेल में डाल देता था बास्तिल किले में। बास्तिल डे फ्रांस में कब मनाया जाता है? तो बास्तिल डे है जो ये मनाया जाता है 14 जुलाई को, क्योंकि यहाँ पर जो बास्तिल पर जो हमला किया था तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने, तो वो 14 जुलाई 1789 को किया था। तो तभी से ये बास्तिल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराबे कौन था? मिराबे जो था राजा का मंत्री था, या एक उदार कुलीन जो क्रांति के पक्ष में था, या क्रांतिकारी सैनिक था, या नेपोलियन का सलाहकार था? तो मिराबे और एक था आबेसिये। एक तो मिराबे था और एक था आबेसिये। कौन था? एक मिनट। आबेसिये आपने पढ़ा होगा। ये दोनों ही क्या थे? ये दोनों एक उदार कुलीन जो क्रांति के पक्ष में थे। ये दोनों ही क्या थे? ये क्रांति के पक्ष में थे। और ये जो मिराबे था ये कुलीन वर्ग से आता था, और आबेसिये पादरी वर्ग से। यानी ये तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे ये तीसरे वर्ग से नहीं आते थे, ये कुलीन वर्ग से आता था मिराबे, और ये आबेसिये है जो पादरी वर्ग से आते थे, लेकिन ये क्रांति के पक्ष में थे। तो ये तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ में इन्होंने क्रांति की थी। नेशनल असेंबली का गठन का कारण क्या था? कर वृद्धि, राजा द्वारा तीसरे वर्ग के साथ अन्याय, विदेशी हमला, राजशाही का समर्थन। तो इसमें जो नेशनल असेंबली का जो गठन किया था, इसमें राजा द्वारा जो तीसरे वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके चलते तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया था। क्रांतिकारी सुधार क्या हुआ और विचारधाराएं जो फ्यूडल प्रिविलेज किस तिथि को समाप्त किए गए? तो ये किए गए थे 4 अगस्त 1789 को। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन में क्या घोषित किया गया था? तो ये क्वेश्चन दोबारा से आया है, लेकिन वो दूसरी तरीके से वो कब घोषित किया गया था? वो क्वेश्चन था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन सिटीजन जो घोषित किया गया था, यानी मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789 को कब की गई थी? ये एक सेकेंड, 26 अगस्त
1789 को क्या किया गया था? 1789 को क्या किया गया था? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को घोषित किया गया था। और इसका जो क्या किया गया था? राजशाही को समाप्त किया जाएगा, या सभी नागरिक समान हैं, कर केवल तीसरा वर्ग देगा, चर्च का कर बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, सभी नागरिक समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति पर सबसे अधिक प्रभाव किस विचारक का था? तो फ्रांसीसी क्रांति पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो रूसो का था, और इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक भी लिखी थी। कौन सी? जो मैं अभी आया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक भी लिखी थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेयर किसके लिए प्रसिद्ध था? वोल्टेयर है जो, वो किसके लिए प्रसिद्ध था? वो स्वतंत्रता और विचार की आज़ादी के समर्थन में था। मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मोंटेस्क्यू ने क्या किया? सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी पावर्स जो है, शक्ति विभाजन सिद्धांत है जो, वो प्रतिपादित किया था मोंटेस्क्यू ने। रॉबेस्पियर किस संगठन का नेता था? तो रॉबेस्पियर है जैकोबिन जो क्लब है उसका नेता था, और इसने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन बाद में इसने भी वही चीज़, निरंकुशवादी जो राजा करता था वही चीज़ करने लगी, यानी हर किसी को वो गिलोटिन पर चढ़ा देता था। तो इसलिए इसने आतंक का राज भी आया था, जो कि आया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसमें, रेन ऑफ टेरर किस वर्ष हुआ था? तो ये 93-94 में, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। जो आतंक का शासन था वो 1793 से 1794 तक चला था। रेन ऑफ टेरर के दौरान कितने लोगों को गिलोटिन से मृत्युदंड दिया गया था? तो इसमें आतंक के राज के दौरान में जो रॉबेस्पियर इसका नेता था, उसने गिलोटिन पर जो चढ़ा दिया था, गिलोटिन क्या था? एक मशीन होती थी जिससे फांसी की सज़ा दी जाती थी, यानी उसको, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो ये वो 16,000 से 20,000 लोगों को क्या है, उसने मृत्युदंड दे दिया था, तभी इसको आतंक का शासन कहा जाता है। डायरेक्टरी शासन के दौरान कितने शासक डायरेक्टर थे? तो इसमें जो डायरेक्टरी शासन के दौरान है जो शासक थे वो 5 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीने क्या प्रतीक था? तो ये स्वतंत्रता गणराज्य की महिला प्रतीक थी। एक प्रतीक, हर कंट्री का एक प्रतीक होता है। जैसे हमारे भारत का क्या है? भारत माता है। ऐसे ही वहाँ पर फ्रांस में एक प्रतीक लिया गया मरीने नाम से, और वो स्वतंत्रता और गणराज्य की महिला प्रतीक थी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का नया राष्ट्रीय प्रतीक क्या बना? तो ये बना था त्रिरंगा। हाँ सॉरी, ये बी ऑप्शन इसका सही है, त्रिरंगा। क्रांति के बाद फ्रांस में दास प्रथा कब समाप्त हुई थी? वो 1794 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ्रेज का क्या अर्थ है? सफ्रेज होता था मताधिकार, यानी राइट टू वोट, यानी वोट के लिए अधिकार। तो सफ्रेज का मीनिंग ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के बाद किस वर्ष संविधान लागू किया गया था? तो संविधान जो बना था फ्रांसीसी क्रांति के बाद, वो 1791 में बना था संविधान। विचारधारा, क्या विचारधाराएं थीं? सुधार क्या हुए? संस्थाएं क्या वहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? तो उससे रिलेटेड हम अभी नेक्स्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व सबसे पहले किसने दिया था? तो ये रॉबेस्पियर और जैकोबिनों ने दिया था। रॉबेस्पियर ने क्या है, जैकोबिन क्लब बनाया था, और इसी का नेता था रॉबेस्पियर, और इन्होंने ये नारा दिया था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये नारा दिया था, स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्व हो। तो सबसे पहले ये नारा इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किन देशों ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था? तो ये वो ऑस्ट्रिया और प्रशा थे। कौन से थे? बी ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया और प्रशा। जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो इसके दौरान क्या है, फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया था, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रशा के खिलाफ। जिरोंडिन्स क्या थे? जिरोंडिस जो थे वो थे मध्यम विचारधारा वाले राजनीतिक दल। ठीक है, एक राजनीतिक दल था मध्यम विचारधारा वालों का। ठीक है, गिरोंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन्स और जिरोंडिन्स में मुख्य अंतर क्या था? देखो, इसमें राजनीतिक जो विचारधारा थी उसका अंतर था जैकोबिन्स में और गिरोंडिन्स में। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा उग्र बनाम मध्यम, यानी जैकोबिन्स क्या थे? उग्र थे, और ये जिरोंडिन्स जो थे ये मध्यम विचारधारा वाले राजनीतिक दल थे। तो इनमें ये क्या है, ये डिफरेंस था। नेशनल कन्वेंशन क्या थी? नेशनल कन्वेंशन जो थी वो थी फ्रांस की सर्वोच्च विधानसभा। ठीक है, जो कि जिसका गठन जो हुआ था 1792 से 1795 तक था ये नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन जो बनी थी, फ्रांस की सर्वोच्च विधानसभा थी, 1792 से 1795 तक इसने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का उद्देश्य क्या था?
कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई गई थी और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था क्रांति की रक्षा करना और विरोधियों को दंड देना। ठीक है, क्रांति की रक्षा करो और विरोधी हैं जो क्रांति के विरुद्ध हैं उनको दंड दीजिए। तो ये उसका क्या था, उद्देश्य था। गिलोटिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जोसेफ गिलोटिन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या है, गिलोटिन का आविष्कार किया था, डॉक्टर जोसेफ गिलोटिन, और उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम पड़ा था। रिवॉल्यूशनरी कैलेंडर किसने लागू किया था? तो रिवॉल्यूशनरी कैलेंडर जो लागू किया था वो रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने किया था। रिवॉल्यूशनरी कैलेंडर का उद्देश्य क्या था? तो इसमें उद्देश्य था राजेशाही की तारीखें हटाना, जो राजेशाही की तारीखें उनको हटा दिया जाए, धार्मिक प्रभाव समाप्त करना, नए गणराज्य का आरंभ दर्शाना। तो इसके ऑप्शन डी इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एस्टेट्स जनरल की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वर्साई में, और तभी से एस्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई थी? वर्साई में हुई थी 5 मई 1789 को, और यहीं से क्रांति की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेपोलियन और उसका परिणाम, नेपोलियन पर आ जाते हैं हम। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ? तो ये कोर्सिका में हुआ था इसका जन्म। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने फ्रांस पर शासन कब स्टार्ट किया था? तो शासन जो स्टार्ट किया था वो किया था 1799 में। ठीक है, देखो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है नेपोलियन से, कि जो नेपोलियन सम्राट कब बना था? तो वो बना था 1804 में। ठीक है, और नेपोलियन ने फ्रांस पर शासन कब से शुरू किया था? ये 1799 से, यानी ये सत्ता में तो आ गया था 1799 में, लेकिन ये जो सम्राट बना था वो 1804 में बना था। यहाँ पर ये बातें ध्यान रखने वाली है। नेपोलियन की प्रसिद्ध कानूनी संहिता क्या थी? फ्रेंच राइट्स, नेपोलियन कोड, लिबर्टी कोड या रिपब्लिक कोड? तो इसने जो कानूनी संहिता बनाई थी नेपोलियन ने, वो नेपोलियन कोड बनाया था जो 1804 में बनाया था इसने। जब ये सम्राट बना था, अपने आप को घोषित किया था, तभी इसने क्या किया, नेपोलियनिक कोड बनाया था इसने, यानी नागरिक संहिता। ये एक कानूनी संहिता थी, इसमें कुछ शर्तें भी रखी थी, इसे मैं डिटेल में नहीं बना रही हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड ने किस सिद्धांत को लागू किया? तो ये जो इसमें नेपोलियनिक जो कोड था, इसमें कानून के समक्ष समानता, इसको इसने रखा था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की अंतिम पराजय कब हुई थी? तो इसकी अंतिम पराजय हुई थी 1815 में। किसमें? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू का इसने लड़ाई लड़ी थी और यहाँ पर इसकी हार हो गई थी 1815 में। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन किसके हाथों हारा गया था? तो ये ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने इसको हरा दिया था। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को किसने हराया था? ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने। नेपोलियन को किस द्वीप पर निर्वासित किया गया था? तो ये जो नेपोलियन है ये सेंट हेलेना द्वीप पर ये निर्वासित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1821 में इसकी मृत्यु हुई। 1815 में इसका शासन खत्म हो गया था और 1821 में इसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव क्या हुए फ्रांसीसी क्रांति के और ऐतिहासिक इसका महत्व क्या हुआ? अब हम उसके बारे में हम PYQ करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजेशाही का अंत और समानता की स्थापना, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव किन देशों पर पड़ा? तो ये पड़ा था पूरा यूरोप और लैटिन अमेरिका, इन सब पर इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो इसका प्रभाव पूरे यूरोप समाज पर पड़ा था और अमेरिका, लैटिन जो अमेरिका थी उस पर भी पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के बाद कौन सा सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध हुआ? क्रांति के बाद कौन सा सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध हुआ? तो वो था राष्ट्रवाद। ठीक है, नेशनलिज्म, ये बहुत जोर शोर से आया इसके बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन सी सरकार आई थी? तो वो गणराज्य था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ था? गणराज्य की स्थापना हो गई थी फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? चर्च की शक्ति बढ़ी या राजेशाही का अंत और नागरिक अधिकारों की स्थापना? तो इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा, क्योंकि राजेशाही के जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद में राजेशाही का अंत हो गया था और नागरिक अधिकारों की स्थापना हो गई थी। जो नागरिक अधिकार थे वो उनको मिलने लगे थे। रिवॉल्यूशन शब्द का क्या अर्थ है? तो आपको पता है कि इसमें मूलभूत परिवर्तन या व्यवस्था का उलटफेर ही क्या होता है? रिवॉल्यूशन यानी क्रांति। क्रांति शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ में मूलभूत परिवर्तन हो जाना या व्यवस्था का उलटफेर हो जाना, यानी जो व्यवस्था चल रही थी उसको वो हट जाना। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को क्या सिखाया? युद्ध की नीति सिखाई या लोकतंत्र, समानता और नागरिक अधिकारों का महत्व या औद्योगिक तकनीक? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकतंत्र, समानता और नागरिक अधिकारों का महत्व। ये दुनिया को सिखाया है इसने। फ्रांस के समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? सबको पता है, एस्टेट कहा जाता है इसमें। अब ये फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखे थे, ऐसे ही रख दिए थे। पहले वर्ग में कौन थे? तो पहले वर्ग में कौन थे? पादरी थे। दूसरे वर्ग में कौन थे? कुलीन वर्ग था दूसरे वर्ग में। तीसरे वर्ग में कौन थे? आम जनता थी। इसमें सभी प्रत्यक्ष
तीसरे वर्ग के लोग किन करों का भार उठाते थे? तो तीसरे वर्ग के जो थर्ड स्टेट था वो टैक्स जो पे करते था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों को पे करता था। एस्टेट जनरल की बैठक फ्रांस में कितने वर्षों बाद बुलाई गई थी? तो ये पहले बुलाई थी 1614 में, फिर इसके बाद में 5 मई 1789 में बुलाई गई थी, यानी कि 175 वर्षों बाद ये बैठक बुलाई गई थी। 175 साल से वही कर व्यवस्था चल रही थी। क्रांतिकारी कदम और घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो बास्तिल किला से। बास्तिल किला पर जब धावा बोल दिया था 14 जुलाई 1789 से 89 में, तो तभी से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी गई है। ग्रेट फियर यानी महाभय शब्द किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये ग्रेट फियर है ग्रामीण विद्रोह, किसानों के हिंसक आक्रोश से, यानी जो ग्रामीणों ने विद्रोह कर दिया था, किसानों की जो हिंसक आक्रोश था, ठीक है, उसने ग्रेट फियर यानी महाभय शब्द की उत्पत्ति कर दी। यानी ग्रेट फियर शब्द जो है जुड़ा हुआ ग्रामीण विद्रोह और किसानों के हिंसक आक्रोश से। कौन सा दस्तावेज क्रांति का घोषणा पत्र माना जाता है? तो वो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी मनुष्य और नागरिक का अधिकार घोषणा पत्र, और इसी से संविधान की शुरुआत होती है फ्रांस में। 4 अगस्त 1789 की रात क्या हुआ था? तो यहाँ पर 4 अगस्त 1789 को सामंती विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। जो सामंतों को विशेष अधिकार प्राप्त हो रहे थे उनको समाप्त कर दिया गया था 4 अगस्त 1789 को। वुमेन्स मार्च और वर्साइल्स कब हुआ? वुमेन्स मार्च ऑन वर्साइल्स कब हुआ था? ये 5 अक्टूबर 1789 को। पर वुमेन्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया था इस फ्रांस की क्रांति में। और ओलंप दे गूज है जो, ये एक क्रांतिकारी फ्रांसीसी क्रांतिकारी महिला थी, ओलंप दे गूज, ठीक है। तो ये वुमेन्स मार्च ऑन वर्साइल है जो 5 अक्टूबर 1789 को पारित हुआ था। क्रांतिकारी व्यक्ति और संगठन। मरात कौन था? मरात जो था एक पत्रकार था और एक क्रांतिकारी पत्रकार था, ठीक है। उग्र और क्रांतिकारी पत्रकार था मरात। इसका जो अखबार था लामी ड्यू प्यूपल, ये इसका अखबार था, ये निकालता था इस अखबार को और इसमें अपना उग्र और क्रांतिकारी रूप से इसमें अपना प्रकाशन करता था। मरात है जो। चार्लोटे कॉर्डिक ने किसकी हत्या की थी? तो ये जीन पॉल मरात ने की थी इसकी हत्या। चार्लोटे और ऑर्डे की जो हत्या की थी जीन पॉल मरात ने, जो उग्र पत्रकार था उसी ने करी थी इसकी। देंतोन कौन था? देंतोन जो था वो जैकोबिन दल का प्रमुख नेता और शक्तिशाली वक्ता था। जो जैकोबिन क्लब था उसका नेता था, प्रमुख नेता और शक्तिशाली वक्ता भी थे, बहुत अच्छे से बोलता था देंतोन, ठीक है। रॉबेस्पियर का शासन कब समाप्त हुआ था? तो ये 1794 में उसे स्वयं गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। 1794 में रॉबेस्पियर का शासन समाप्त हो गया था, यानी आतंकवाद का शासन जो था वो समाप्त हो गया था। डायरेक्टरी शासन में कितने सदस्य थे? तो 5 सदस्य थे। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ इसी PDF में, वो रिपीट हो गया है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? राजशाही का अंत और गणराज्य की स्थापना। क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी क्या थी? तो वो पेरिस थी। फ्रांस की नई नाप तोल जो प्रणाली थी वो क्या कहा जाता था? मैट्रिक सिस्टम कहा जाता था उसे। फ्रांस की जो नई माप तोल प्रणाली थी उसको मैट्रिक सिस्टम कहा जाता था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ला मार्सेलेस क्या था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ला मार्सेलेस क्या था? तो ये क्रांतिकारी युद्ध की था मार्सेल, ठीक है। मार्सेलेस है जो, ये क्रांतिकारी युद्ध की था जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया था। फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को सबसे अधिक बल दिया है? तो वो राष्ट्रवाद को दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में इस शब्द का इस विचारधारा को बहुत बढ़ चढ़ करके क्या हुआ? बल मिला था राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को। नेपोलियन, उसके प्रभाव जो थे, नेपोलियन के शासनकाल को क्या कहा जाता है? नेपोलियन के शासनकाल को सुधार और विस्तार का युग, यानी इसने सुधार किए अपने शासनकाल में और विस्तार भी किए। इसने बहुत सारे आस पड़ोस के जितने भी देश थे उनको अपने कब्जे में लिया। अपने नेपोलियन ने कौन से सिद्धांत यूरोप में फैलाए थे? वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और कानून की समानता, इस सिद्धांत पर ये चला था और यूरोप में ये सिद्धांत को उसने फैलाया था। नेपोलियन का शासन किस रूप में समाप्त हुआ था? वाटरलू की पराजय, यानी वाटरलू की जो युद्ध हुआ था 1815 में, उसमें इसकी पराजय हो गई थी और नेपोलियन का शासन वहीं पर समाप्त हो जाता है। नेपोलियन के शासन का स्थायी योगदान क्या था? तो नेपोलियन जो स्थायी योगदान था वो नेपोलियनिक कोड यानी नागरिक संहिता जो 1804 में इसने बनाई थी, वो था इसका स्थायी योगदान। फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा से
में किस महाद्वीप में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर उठी थी? तो ये लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर उठी थी जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई, उससे प्रेरणा ली लैटिन अमेरिका ने, और वहाँ पर भी स्वतंत्रता आंदोलन की क्या है, लहर उठने लगी थी। तो ये क्वेश्चन है 105 मैंने क्वेश्चन कराए हैं फ्रांसीसी क्रांति के, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, क्योंकि ये PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं जब इतना एफर्ट कर रही हूँ तो प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।